तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी को और 18 फरवरी को। अगर 17 फरवरी की बात करूँ तो इस दिन आपका यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम होगा, और 18 फरवरी की बात करूं तो इस दिन इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का हिंदी का पेपर होगा क्लास 11th का। तो इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट PYQ करवाने वाला हूं, जो कि ओरिजिनल पेपर रहने वाला है पिछले साल का 2024-25 का मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा सॉल्व करवाऊंगा, और एक बात मैं आपको 2000% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी बच्चा इस PYQ को देख करके जाएगा उसका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। क्योंकि आपका एग्जाम का एक पैटर्न रहा है पिछले 10 सालों से, मैंने नोटिस किया है कि जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया हुआ होता है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस सेम टू सेम आ जाता है। कई बार इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, कई बार इससे कम आ जाते हैं, लेकिन एवरेजली देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम आपके पेपर में छप करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा इस PYQ की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऑलमोस्ट आधे घंटे का ये वीडियो होगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप 17 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं, 18 तारीख को, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, तो दोनों शिफ्ट के बच्चों के लिए ये वीडियो फायदेमंद होने वाली है। इसके अंदर जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं, तो इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह से वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो पर मैं लाइक का टारगेट रखता हूं 700 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं खंड क के अंदर, यानी सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए जो है हमारा अपठित बोध वाला है, जिसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दिया था, नीचे लिखे गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमें गद्यांश दे दिया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और यहाँ इसके बेसिस पर जो आंसर आपको लिखने थे, मैं सीधा आंसर्स की तरफ आपको ले चलूंगा कि आंसर आपको लिखना क्या था वास्तव में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से आपका दिया गया है, और हम लोग सीधा आंसर की तरफ बढ़ चलते हैं। ये आंसर हमें क्या लिखना था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि लोगों के नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए डैश आवश्यक है। तो लोगों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? तो वो स्वशासन आवश्यक है। ठीक है, अच्छा शासन हो, स्वशासन हो, वो जरूरी है। मैं आपको पैसेज में भी दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर दिख जाए तो। ये देखिए, हमें स्वशासन, हम मतलब क्यों स्वशासन चाहते हैं? हम स्वशासन की कार्य कुशलता के लिए स्वशासन चाहते हैं। क्लियर है? तो आपका जो फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, इसका स्वशासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है। ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन था आपका बेसिकली। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो ग वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, कथन में कह रहा है कि कोई भी गुलाम देश पतंजलि, बुद्ध अथवा वाल्मीकि जैसे विभूतियां नहीं दे सकता। ठीक है जी, और कारण कह रहा है कि एक स्वतंत्र आदमी का मस्तिष्क और उसकी आत्मा एक गुलाम आदमी के मन मस्तिष्क के समान नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कथन और कारण के अंदर बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ये ग वाला विकल्प की कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के अंदर। और थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि राजनीतिक हीनता का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक हीनता की अगर हम बात करें तो इसका प्रभाव पड़ता है मनुष्य के आत्मसम्मान को यहाँ पर ठेस पहुँचती है। मनुष्य के आत्मसम्मान को क्या होता है? ठेस पहुँचती है, अगर राजनीतिक हीनता हमें देखने को मिलती है तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले तो अगला है हमारा स्वशासन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, स्वशासन से संबंधित। देखिए, स्वशासन का अर्थ है स्वतंत्र रूप से अपने देश और समाज के मामलों का संचालन करना। जब एक राष्ट्र अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होता है, तो उसे स्वशासन कहते हैं, यानी खुद का शासन। समझ रहे बच्चों? तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बहुत मेहनत लगता है बच्चों आपके लिए आंसर की वगैरह लाने में, तो इस वीडियो को एटलीस्ट जो है 500 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 500 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आप। ठीक है, चलिए अभी अगला एग्जाम आपका इकोनॉमिक्स वगैरह का आने वाला है, तो उसके लिए भी वीडियोस जरूर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में किस लक्ष्य की बात की गई है
लक्ष्य की बाधा के रूप में किससे वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसको समझिए बच्चों। यहाँ पर गद्यांश में जो बात की गई है वो भारत को फिर से मानवता का आध्यात्मिक गुरु बनाना है और इस लक्ष्य की बाधा राजनीतिक हीनता, गुलामी के रूप में वर्णित की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना था बच्चों। सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, रानी वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपका पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और पेपर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट पेपर आया हुआ था। नेक्स्ट, गद्यांश में आए महापुरुषों के नाम के साथ विश्व में उनकी प्रसिद्धि का आधार संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पतंजलि की बात करें तो योग के महान आचार्य माने जाते हैं जिन्होंने योग सूत्र की रचना की है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज मेंशन करके बताया था। अगला है हमारा बुद्ध जी की बात करें, महात्मा बुद्ध जी की, तो गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। वाल्मीकि जी की बात करें तो महाकाव्य रामायण के रचनाकार जो हिंदू धर्म के आदर्श महापुरुष माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन, कि एक स्वतंत्र आदमी का मस्तिष्क और उसकी आत्मा एक गुलाम आदमी के मन मस्तिष्क के समान नहीं हो सकती। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूं कि स्वतंत्रता से जीने वाले व्यक्ति का मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो वह अपने विचारों और कार्यों में खुलापन और विश्वास रखता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो स्वतंत्र पूरी तरह से कुछ भी काम कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है बच्चों। क्लियर है, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। और भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा कविता का अंश दिया गया है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पथ के बीचों बीच खड़ी दीवार और मैं देख रहा हूं, इस तरह से करके आपका दिया गया है। मैं आंसर्स आपको बता देता हूं कि इसका आंसर आपको क्या लिखना था। सीधा हम आंसर्स देखते चलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया गया है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एटलीस्ट यहाँ पर 500 के आसपास तो लाइक कंप्लीट कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं इसी कविता के आधार पर, ठीक है, कविता के अंश के आधार पर, कि तम का अपने सूरज पर विस्तार पंक्ति में तम का अर्थ क्या है। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तम के अर्थ की तो इसका होगा आपका यहाँ पर अंधकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में कवि का कौन सा भाव यहाँ पर मुखर हुआ है। तो कविता के अंदर जो मुखर हुआ है बच्चों वो असमर्थता का भाव हुआ है। ठीक है, तो आपका ये ख वाला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ती आती रात चीलसी पर फैलाए में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है, काव्यांश में कवि द्वारा स्वयं को धिक्कारने का कारण क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर बच्चों, बाकी ऊपर के आंसर्स आप देख सकते हैं। तो कवि अपने आप को धिक्कारता है क्योंकि कवि ने अपनी असमर्थता और कार्यरता को धिक्कारा है, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दी है और स्वयं को केवल दर्शक की भूमिका में वो रखा है उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कविता में कवि ने स्वयं को मात्र एक दर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार एक दर्शक की भूमिका में रहने को आप कितने तर्क संगत मानते हैं और क्यों? अपने यहाँ पर विचार स्पष्ट करने। तो आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ये हिंट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही एकदम आंसर है, समझ रहे हैं आप। हिंट के लिए सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको आंसर की भी जो आता है बच्चों उसके अंदर भी हिंट के लिए चीजें दिखाई जाती हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि के सारे सपने औंधे मुंह क्यों गिर पड़े। तो कवि के जो सारे सपने थे वो आंधे मुंह इसलिए गिर पड़े क्योंकि कवि ने अपने कवि के सपने जो है वो असफल हो गए, क्योंकि समाज की परिस्थितियां और विरोधी ताकतें उनके आदर्श और विश्वास को कुचल रही हैं और वे अपनी कल्पनाओं को साकार करने में असमर्थ है, इसलिए बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो कि आपका अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक के आधार पर रहने वाला था। और यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है तीसरे का कि भारत में अखबार पत्रकारिता का प्रारंभ किस समाचार पत्र से हुआ। तो देखिए कुछ एरर हो सकता है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत में अखबार पत्रकारिता का प्रारंभ यहाँ पर हुआ था आपका प्रारंभिक
1780 में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक जेम्स एर्गटन द्वारा प्रकाशित बंगाल गेटेज से हुआ था। यह अखबार भारत में पहला नियमित रूप से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, और भी हम चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैकल्पिक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो वैकल्पिक पत्रकारिता देखिए, वैकल्पिक पत्रकारिता का तात्पर्य उस पत्रकारिता से है जो पारंपरिक या मुख्य धारा के मीडिया द्वारा कवर नहीं किए गए विषयों और दृष्टिकोणों से को प्रस्तुत करती है। यह मुख्य धारा की पत्रकारिता से भिन्न होती है क्योंकि इसमें आम जनता, समाज के विभिन्न वर्गों और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो सामान्य मुख्य धारा के मीडिया में कम दिखाया जाता है, और इसके माध्यम से समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्गों की बात को यहाँ पर उठाया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पत्रकारिता की पत्रकारिता की यहाँ पर इस तरह से शाख, मैं राख बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, शाख बनाए रखने के लिए संपादक के किन सिद्धांतों का पालन यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। क्लियर है बच्चों? ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, प्रीति देवी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में दृश्य लेखन लिखना था। तो देखिए 3 विषय दे दिया आपका, परीक्षा कक्ष का दृश्य, मेले का दृश्य और विद्यालय में आयोजित खेल का दृश्य। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा था ये कैसे लिखा जाता है। तो दृश्य लेखन लिखने के लिए सबसे पहले तो आपका टॉपिक आ जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया है विद्यालय में आयोजित खेल दिवस का दृश्य। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने आपको बता भी रखा था। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर पॉइंट लिख देते जो इससे संबंधित होता, फिर पूरा का पूरा ये दृश्य लेखन है, और लास्ट में आप लिख देते कट टू। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये आपका विद्यालय में आयोजित खेल दिवस का है, ये मेले का दृश्य है, ये आप देख सकते हैं, और ये परीक्षा कक्ष का दृश्य है, ये आप देख सकते हैं। दृश्य लेखन कुछ इस तरह से लिखना था। बस इसमें 1-2 चीजें ऐड करनी थी, मैंने आपको बताया ना। ये मेन टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पर इधर ही आपको मेन कुछ वर्ड्स लिख देने थे, फिर ये आपका पूरा दृश्य लेखन हो जाएगा, और लास्ट में आपको लिख देना था कट टू। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना दृश्य लेखन लिख सकते थे बच्चों। क्लियर है? और 500 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है उसको जरूर कंप्लीट करवा दीजिए। आगे आ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र आवेदन लिखना था आपको बच्चों। तो मैंने आपको पत्र आवेदन कैसे लिखते हैं वो मैंने कई बार आपको बता रखा था बच्चों। ठीक है, ये मैं आपको एक बार हिंट के लिए दिखा भी देता हूं कि कैसे ये लिखा जाना था। जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकेंडों का समय दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखा जाना था। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सैंपल पेपर खोल लिया है, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपके पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस समस्या को ध्यान आकर्षित करते हुए जय भारत समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना। तो ये एडिटर को लिखना था। और अगला है दिल्ली शिक्षा विभाग में अनुवादक पद का रिक्त पद खाली है, योग्यता बताते हुए रिक्त पद भरने हेतु स्ववृत्त करके, ये जॉब लेटर था बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते थे, मैंने आपको ये बता रखा था। इसके आगे चले तो आपके क्षेत्र में आयोजित योग शिविर पर एक प्रतिवेदन तैयार करना था आपको। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, उसके आगे की चीज़ें भी आपको दिखा दूंगा। तो देखिए कोई भी लेटर जब लिखा जाता है तो सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर लेटर आ जाएगा, और लास्ट में थैंक यू आ जाएगा, ये हो जाएगा। और इसके अगला हमारा क्वेश्चन क्या था कि योग शिविर लग रहा है, उसके लिए एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रतिवेदन दिखा दूँ आपको, तो ये देखिए, ये तो पत्र आपको बता रखा है ना, पत्र इस तरह से आप लिख सकते थे। ठीक है, और योग शिविर की बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। योग शिविर को लेकर के प्रतिवेदन है ना, तो यहाँ पर अगर प्रतिवेदन वाला क्वेश्चन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये कार्यसूची है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए, हाँ इस तरह से। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर, इस तरह से आप लिख सकते थे, हिंट के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, इसके अगला में देखिए ये एक हो रहा है, और कार्यसूची तैयार करनी है। ठीक है, तो ये विद्यालय से रिलेटेड मैंने आपको कार्यसूची तैयार करके दिखाया था। देखिए कार्यसूची कैसे तैयार की जाती है, सबसे पहले टॉपिक आ जाएगा, फिर कार्यसूची मई 2025, इस तरह से आप कोई भी महीने का नाम लिख सकते हैं, फिर बैठक कब होनी है, समय कब होना है, ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर कार्यसूची बना देंगे। ठीक है, सारा का सारा चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, सब करवाया हुआ है। सैंपल पेपर जो हमने करवाया था बच्चों, उसमें से मोस्टली चीज़ें आई हुई हैं जो हमने सैंपल पेपर में आपको करवाया था बच्चों। क्लियर है? चलिए परफेक्ट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
ओके, लगभग 40 बच्चे वॉचिंग पर है और मुझे बताएंगे कि आपका कैसा गया पेपर। ठीक है, कैसा आपका पेपर गया और अगले पेपर की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। सर पेपर अच्छा गया। चलिए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगले पेपर की तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। बाकी मैं सारे आंसर्स ना आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ, और भी जो हमारे आंसर्स है वो भी मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों। जो हमारा ऑफिशियल आंसर की आया हुआ है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पर और भी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूँ जो बिल्कुल ऑफिशियल होगा आपका, जिसमें आपका कोई भी दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, देन मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप चैट सेक्शन में अपने राय रख सकते हैं कि हाँ सर मेरा पेपर ऐसा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा पेपर करने में, मेरा अगला पेपर इस तरह का है ना। ये सारी चीज़ें आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं जब तक बच्चों। और मैं बिल्कुल आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ आगे के जो हमारे आंसर्स है, ठीक है, जैसे ये वाले आंसर्स हो गए आपके, है ना, इसके आगे के एनी फ्रैंक की डायरी वाला तो मैंने कितनी बार बताया है ना कि एनी फ्रैंक की डायरी के विषय में आप क्या जानते हैं, मैंने बता रखा है आपको कि ये डायरी जो एनी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से जानी जाती है। पटकथा लेखन में तकनीक का प्रयोग किस प्रकार संभव है, ये मैंने कई बार आपको करवा रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे। बाकी मैं आपको ना ऑफिशियल जो आंसर की आया हुआ है उसके माध्यम से भी काफ़ी सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों, तो चिंता वाली बात नहीं है। आपके एनसीईआरटी वाले सर यानी जय सर इधर बैठे हुए हैं आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ आंसर्स को बताने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वाला यहाँ पर ले लेता हूँ। और वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ऑफिशियल आंसर की देखना है कि वास्तविकता में ऑफिशियल आंसर की में बताया क्या गया है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा, या आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, जिसके द्वारा आप चीज़ों को यहाँ पर इजीली देख सकते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सारे आंसर्स मैं आपको ऑफिशियल दिखाऊंगा। अब जो भी मैं आपको यहाँ पर अब बताऊंगा बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के साथ यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा बस, जिससे कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। ओके, 8वां क्वेश्चन हमारा काव्यांश के ऊपर आधारित रहने वाला है, तो उसके भी आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। एंड देखिए, अब अगला पेपर जो है मुझे लगता है जहाँ तक है मोस्टली बच्चों का या तो इकोनॉमिक्स का है, या तो उससे अगला हमारा आपका कौन सा पेपर है वो आप मुझे एक बार बता देंगे। मुझे लगता है जहाँ तक है इको वगैरह का पेपर है आपका मोस्टली बच्चों का। ठीक है, बाकी आप मुझे बता भी सकते हैं आपका अगला पेपर कौन से विषय का है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तब तक मैं आपको जितने आंसर्स मेरे पास अवेलेबल है अभी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आंसर्स खोले और इस तरह से आपको मैं आंसर्स दिखा देता हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए, तो यहाँ पर आप आंसर्स को देख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देख रहे हैं आंसर्स, ये आपकी स्क्रीन पर आंसर खुल गया। ठीक है, ये क्विज का आंसर है। मैं आपको अगर दिखाऊं क्वेश्चन, तो ये जो 7वां क्वेश्चन था और 7वें का फर्स्ट और सेकंड जो था इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट एनी फ्रैंक की डायरी वाला और पटकथा वाला। तो एनी फ्रैंक की डायरी वाला जिस तरह से आंसर लिखना था ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके आगे चलूं तो पटकथा वाला का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना था, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। सारे आंसर्स मैं आपको एकदम ऑफिशियल जो आंसर की आया हुआ है उसके माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर की आया हुआ है ना, उसके माध्यम से यहाँ पर मैं आपको आंसर्स क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप सारी चीजें देखते हुए चले और समझते हुए चले बच्चों। ठीक है, चलिए, इसके आगे के आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8वें क्वेश्चन जो है आपका 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ है। ये देखिए, ये काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके हमें आंसर लिखना था, तो ये इस तरह से दिया गया है और इसके आधार पर ये प्रश्न है हमारे, ये आप देख सकते हैं सारा का सारा। ठीक है, ये आप प्रश्न देख लीजिए, मैं सीधा सीधा आंसर्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ये 5 क्वेश्चन हो गए और इनके आंसर्स यहाँ पर सीधा सीधा आप देख लीजिए। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये पांचों के आंसर्स मैं आपको सीधा सीधा दिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि आंसर की अब मेरे पास उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल रहने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे के प्रश्नों को भी मैं आपको यहाँ पर आंसर की सहायता से दिखा दूंगा। मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो इसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। मैं आपको ताकि आंसर की के साथ साथ
दिखा सकूं कि कैसे ऑफिशियल आंसर की में चीज़ें लिखी रहती हैं, कितने नंबर आपको किस चीज़ों को करने के मिलते हैं, क्या फॉर्मेट के नंबर होते हैं और क्या नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो भी मुझे आपको यहाँ पर साथ ही साथ दिखाता हुआ चलता हूँ। जैसे कि यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया बच्चों, इसके आगे अगर मैं चलूँ तो ये भी मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए ये हमारा इसके आगे के आंसर्स है। ठीक है, जैसे ये आप देखेंगे तो ये 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने थे और वो भी 40 शब्दों में। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए और इनके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इनके आंसर्स है, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया ना उसके आंसर्स कुछ इस प्रकार से है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए और आगे भी स्क्रॉल कर देता हूँ मैं आपको, ताकि और भी आंसर्स आप अच्छे से रीड कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए सप्रसंग व्याख्या, ये हमारा 9वें का थर्ड था। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या के नंबर कैसे मिलते हैं, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इस तरह से सप्रसंग व्याख्या वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर उसके आपको नंबर मिलते हैं बच्चों, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना कि किस चीज़ के कैसे नंबर मिलते हैं। जैसे संदर्भ वगैरह का आप देख सकते हैं कि संदर्भ का आपको इतना नंबर दे देगा, है ना, और भी सारी चीज़ों के। तो सबका नंबर यहाँ पर फिक्स होता है बच्चों, यहाँ इस चीज़ के हिसाब से इतने नंबर दिए जाने चाहिए। बाकी यहाँ पर आगे बढ़े तो 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 11वें में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, एक सेकेंड, हाँ 10वें का मैंने आपको बता दिया, 11वां जो है हमारा वो देख लेते हैं। ये 10वां था हमारा, 11वां क्वेश्चन है, ये गद्यांश दे दिया था, इसको हमें पढ़ना था और इस पर आधारित जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनका उत्तर हमें लिखना था। ठीक है, चलिए तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका दिया गया है। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, मैं सीधा ऑफिशियल जो आंसर की आया हुआ है उसके आधार पर आपको आंसर्स बता देता हूं बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर बाकी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए परफेक्ट। तो ये आपने क्वेश्चंस देख लिए और मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखिए ये जो भी आंसर्स आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर्स है बच्चों। यहाँ पर जो भी आप आंसर्स देख रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल आंसर्स है, इसमें यही आपको मार्क करने थे जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ओके बच्चों, और जो हमारा 5वां क्वेश्चन था बच्चों उसका ग वाला विकल्प हो जाएगा, नाक से। ठीक है, इसके आगे अगर हम चले तो हमारा आ जाता है 12वां क्वेश्चन, और 12वें क्वेश्चन में हमें 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, वो भी कैसे, 40 शब्दों में। कितने शब्दों में बच्चों, 40 शब्दों में। ठीक है, मैं आपको इसका आगे का आंसर पहले दिखा देता हूँ। देखिए 5वें का नाक से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका, और आगे के सारे आंसर्स मैं आपको एक एक करके धीरे 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 जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दिखाते जा रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर में 1 से 1.5 मिनट का समय लेता है, लेकिन जितना फास्ट मैं आपके लिए चीज़ें इकट्ठी करते मतलब कर सकता हूँ, उतना जल्दी मैं आपके लिए चीज़ों को इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आंसर आपको लिखते हुए चलना था। ठीक है, बाकी आगे के भी आंसर्स हमारे पास अवेलेबल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आ रहा है तो धीरे धीरे मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए तो और भी आगे के आंसर्स देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। 11वां हो गया, अब 12वें के आंसर्स यहाँ पर आप देखते हुए चल सकते हैं। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना था बच्चों। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको ऑफिशियल आंसर की सहायता से बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हुए चलिए, इस प्रकार से आप उत्तर लिखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं बच्चों। वैसे ये सारे उत्तर जो दिए रहते हैं ये हिंट के लिए दिए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपको उत्तर दे दिया बस उसी वही परफेक्ट है, उसके अलावा और कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। नहीं, एनसीईआरटी को आधार बना करके आप उत्तर और भी लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, बाकी आंसर की के अंदर ना हिंट के लिए दिया रहता है कि हाँ ये हिंट है, तो टीचर जी चेक करते समय इन हिंटों का इस्तेमाल कीजिएगा और बच्चे की कॉपी को चेक कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हमने जो सैंपल पेपर में प्रश्नों को किया था उसमें अधिक से अधिक प्रश्न आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं बच्चों, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो भी हम प्रश्न आपको करवाते हैं सैंपल पेपर्स के अंदर उनको बड़े ध्यान से देखा कीजिए, ताकि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। क्लियर है बच्चों, चलिए परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए चलिए आगे। अब हमारा 14वां क्वेश्चन रह गया, तो उसका भी आंसर मैं लगे हाथ आपको दिखा ही देता हूं बच्चों, जिससे कि आप अच्छे से यहाँ पर समझ सके इसके अंदर आपको क्या लिखना था। क्लियर है, चलिए चलिए जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मुझे 1 सेकेंड का समय दीजिएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा रह गया ना 13वां और 14वां, तो उसका भी आंसर मैं लगे हाथ आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आप समझ सके कि इस प्रकार से आंसर लिखते हुए आपको चलना था। क्लियर है, हाँ। तो 14वें का दूसरा का आंसर मिल गया मुझे इस तरह से, मैं आपको 1 सेकेंड वो भी दिखा दूंगा। और 14वें में एक तीसरा भी था हमारा, जहाँ तक है ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 14वें के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ कि इसका आंसर आपको
किस प्रकार से लिखना था बच्चों। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और हमारा यहाँ पर आंसर्स जो हो गए हैं वो प्रिपेयर पूरी तरह से हो चुके हैं बच्चों। अब मैं आपको एकदम अच्छे से दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने थे। क्लियर है? तो आपने कहाँ तक आंसर्स देख लिए? ये 12वां क्वेश्चन था आपका। 12वें का आंसर्स देखते चलिए। 12वें का सेकंड का आंसर इस तरह से आपको लिखना था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा सेकंड का आंसर हो गया। इसके आगे चले हम लोग, तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेकंड का आंसर हो गया। 12वें का जो थर्ड था, इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना था। और क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 12वें में आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आंसर है। फिर 13वां क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर था? तो ये सप्रसंग व्याख्या को लेकर के था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से दिया गया है। और सप्रसंग व्याख्या करते कैसे हैं मैंने आपको पूरा बता रखा था। बाकी देखिए नंबर कैसे मिलते हैं सप्रसंग व्याख्या में। तो यहाँ पर संदर्भ का आपको 1 नंबर मिलता है, प्रसंग का 1 नंबर मिलता है, व्याख्या का 3 नंबर मिलता है और विशेष का 1 नंबर मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 14वां क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इनमें से भी हमने क्वेश्चंस करवाए हुए थे और इनके आंसर्स आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलने थे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।